प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे मीडिया प्लानिंग और विज्ञापन में आचार संहिता के बारे में। मीडिया प्लानिंग से हमारा तात्पर्य यह है कि जब किसी भी संस्थान को खासकर एक वृहद स्तर पर अपना विज्ञापन कैंपेन चलाना हो या विज्ञापन देने हो, तो उसे यह तय करना आवश्यक होता है कि कौन सा माध्यम उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है, किस माध्यम में विज्ञापन देने से उसका संदेश उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता है। टारगेट ऑडियंस का अर्थ यह है कि वे लोग जो कि उस उत्पाद विशेष का प्रयोग करते हों और जो उसमें रुचि रखते हों, उन लोगों तक अपनी बात या अपना संदेश पहुंचाना, वो टारगेट ऑडियंस कहलाती है। तो जो कोई भी विज्ञापन दिया जाता है, यदि वह टारगेट ऑडियंस तक अधिक संख्या में पहुंच सकता है तो एक सफल विज्ञापन कैंपेन है, और यदि वह विज्ञापन टारगेट ऑडियंस के बजाय दूसरे दर्शकों या दूसरे पाठकों तक ज्यादा चला जाए तो वह एक प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग है या उनकी वेस्टेज है। तो हर संस्था का यह प्रयास रहता है कि इसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि से तैयार किए गए विज्ञापन अवश्य ही उसके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। हालांकि हमेशा यह संभव नहीं हो पाता है कि पूरी की पूरी टारगेट ऑडियंस को कवर कर लिया जाए या टारगेट ऑडियंस से बाहर वो विज्ञापन जाए ही ना। विज्ञापन जब तैयार किया जाता है, समाचार पत्र में जब विज्ञापन छपता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शेविंग क्रीम का विज्ञापन है, तो जाहिर है कि शेविंग क्रीम का उपयोग करने वाले वयस्क पुरुष ही होते हैं, लेकिन उस विज्ञापन को अन्य लोग भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो लोग भी देखेंगे, महिलाएं भी देखेंगी, जबकि वह उत्पाद उनके काम का नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस इस मामले में केवल वे लोग हैं जो कि नियमित रूप से शेविंग करते हैं। तो संस्थानों का यह प्रयास होता है कि टारगेट ऑडियंस तक अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में वह विज्ञापन पहुंच सके। इसके लिए जो तैयारी की जाती है वो अपने आप में एक तरह से मीडिया प्लानिंग है। अब जब भी कोई संस्थान एक विज्ञापन कैंपेन लॉन्च करता है, चाहे वो किसी एजेंसी के माध्यम से करे, किसी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से, किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, या स्वयं अपने स्तर पर जिस रूप में भी उसको लॉन्च करे, तो उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी एड कैंपेन लॉन्च किया जाता है और उसके लिए मीडिया प्लानिंग की जाती है, तो सबसे पहली चीज जो विचारणी होती है वो होती है कि बजट की उपलब्धता, कि उस संस्थान विशेष के पास इस विज्ञापन कैंपेन के लिए कितना बजट है, उस बजट को किस प्रकार से अच्छे तरीके से उपयोग में लाया जाए। विज्ञापन प्रिंट मीडिया में देने में अधिक लाभ है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से दिए जाने में लाभ है, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से दिए जाने में लाभ है, या विज्ञापन की अन्य जो दूसरी विधाएं हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे कोई कैंपेन के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, तमाम तरह की ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से कैंपेन चलाया जा सकता है। उनमें से किस माध्यम का चयन किया जाए या किन माध्यमों का मिक्स बनाया जाए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक लिया जाए या उसमें रेडियो भी शामिल किया जाए या अन्य को भी शामिल किया जाए, ये सारी बातें मीडिया प्लानिंग का पार्ट है। अब मान लीजिए कि किसी संस्थान के द्वारा यह तय किया गया कि उसके द्वारा एक विशेष राशि को विज्ञापन में खर्च किया जाना है। इतनी राशि के अंतर्गत कितना विज्ञापन किया जा सकता है, उसमें से कितनी राशि चैनल में खर्च की जाए। अगर मान लीजिए चैनल में विज्ञापन देने हैं, तो वो कौन से चैनल में विज्ञापन दिए जाएंगे, उस चैनल में जो विज्ञापन दिए जाएंगे वो किस समय पर दिए जाएंगे, यानी कि प्राइम टाइम में दिए जाएंगे, दोपहर के समय दिए जाएंगे, सुबह के समय दिए जाएंगे, कितनी बार उन विज्ञापनों को रिपीट किया जाएगा, कितनी बार उन्हें बार बार दिखाया जाएगा, या वो एक साथ कितने चैनलों पर दिखाए जाएंगे, उन विज्ञापनों की अवधि कितनी होगी, विज्ञापन को कितनी देर का तैयार किया जाएगा, उस विज्ञापन को तैयार करने के लिए जो शूटिंग करनी है उसके लिए मॉडल कौन लिए जाएंगे, उसकी शूटिंग देश में की जाएगी या किसी विदेशी लोकेशन पर की जाएगी, और ये तमाम तरह की बातें विज्ञापन के एड कैंपेन का पार्ट हैं, मीडिया प्लानिंग का पार्ट है। जाहिर है जितना ज्यादा वृहद इसका स्तर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बजट बढ़ता जाएगा। अब दूसरे उदाहरण के रूप में
मान लीजिए कोई संस्थान यह तय करता है कि उसे समाचार पत्रों में विज्ञापन देना है। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिए उसे यह तय करना पड़ेगा कि कौन से समाचार पत्रों में इस विज्ञापन को दिया जाना है। जिस क्षेत्र में वह अपने उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में कौन से समाचार पत्र अधिक लोकप्रिय हैं, उन समाचार पत्रों का चयन करना होगा। आवश्यक नहीं है कि सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए, उनमें से किसी एक समाचार पत्र को भी चयनित किया जा सकता है या सभी में भी विज्ञापन दिए जा सकते हैं। ये सभी बातें हमेशा बजट से ही तय होती हैं। बहरहाल, जब एक बार यह तय हो गया कि किन समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना है, उसके साथ ही यह तय करना आवश्यक होता है कि वह विज्ञापन किस अवधि में दिया जाना है, कब दिया जाना है। बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी बिक्री सीजनल होती है। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हैं, कूलर हैं या इस तरह की चीजें हैं, इनकी बिक्री गर्मियों में ज्यादा होती है। हीटर हैं, गीजर हैं या ऐसी चीजों की बिक्री जाड़ों के दिनों में ज्यादा होती है। तो यह समय तय करना होता है कि उस विज्ञापन को किस समय पर दिया जाना है। समय के साथ ही उस अवधि को भी तय करना होता है कि कब से उस विज्ञापन को दिया जाना शुरू करना है और कब उस विज्ञापन को दिया जाना समाप्त करना है, यानी कब से कब तक उस विज्ञापन को चलना है। अब जैसा कि हम उदाहरण लेके चल रहे थे कि समाचार पत्र में यदि उस विज्ञापन को दिया जाना है, तो यह तय हो गया कि किस क्षेत्र के समाचार पत्रों में दिया जाना है। दूसरे स्टेप में यह तय हुआ कि उस क्षेत्र के कौन से समाचार पत्र में दिया जाना है। फिर उसके बाद यह तय हुआ कि किस अवधि में दिया जाना है इस विज्ञापन को। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि उस विज्ञापन को किस आकार में देना है, उस विज्ञापन को किस साइज का बनाना है, पूरे पृष्ठ का बनाना है, आधे पृष्ठ का बनाना है, क्वार्टर पेज का बनाना है या किसी दूसरे साइज में बनाना है। उस साइज के साथ में यह तय किया जाएगा कि उसे रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर समाचार पत्र के कौन से पृष्ठ में विज्ञापन देना है, प्रथम पृष्ठ में, अंतिम पृष्ठ में या बीच के किसी अन्य पृष्ठों में। हमने एक अन्य अध्याय में चर्चा की थी कि प्रथम पृष्ठ पर दिए जाने वाले विज्ञापनों को ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। अंदर के पन्नों की अपेक्षा में उनका मूल्य अधिक होता है, उनके लिए अधिक धनराशि चुकानी पड़ती है। यदि कोई 16 विज्ञापन है, यानी कि किसी पृष्ठ में अकेला विज्ञापन है प्रथम पृष्ठ में, तो उस विज्ञापन के लिए और भी ज्यादा राशि चुकानी पड़ती है, हालांकि उसको ज्यादा लोगों द्वारा देखे जाने की संभावना भी होती है। तो इनमें से कौन सा आपने चयन करना है विज्ञापन, उसका साइज कौन सा चयन करना है, उसका पृष्ठ कौन सा चयन करना है, ये सब मीडिया प्लानिंग के ही पार्ट है। फिर इसके बाद यह तय करना होता है कि उस विज्ञापन को आपने अवधि तय कर ली है कि कब से कब तक देना है, आपने समाचार पत्र तय कर लिया किसमें देना है, आपने साइज तय कर लिया, आपने पृष्ठ तय कर लिया। इसके बाद आपको यह तय करना होता है कि उस अवधि के दौरान कितनी बार उस विज्ञापन को देना है। क्या उस अवधि में उस विज्ञापन को नियमित रूप से रोजाना छपना है, या 2-2 दिन के अंतराल पर, या सप्ताह में एक बार, या कुल मिलाकर के एक ही बार छपना है। ये सारी बातों को तय करना उस उत्पाद पर, उसके सीजन पर, और जैसा हमने बार बार कहा कि उसके बजट पर तय करता है कि आप उस विज्ञापन को कितनी बार देते हो। तो किसी भी विज्ञापन के लिए क्षेत्र का चयन, मीडिया माध्यम का चयन, समय का चयन, सीजन का चयन, समयावधि का चयन, साइज का चयन और उसकी बारंबारता का, उसके रिपीटिशन का चयन, ये सारी बातें मीडिया प्लानिंग कहलाती हैं। बहुत से विज्ञापन हम देखते हैं वो एक साथ टीवी चैनल पर भी दिखाई देते हैं, उन्हीं दिनों समाचार पत्रों में भी दिखाई देते हैं, उन्हीं दिनों जगह जगह उस संबंधित विज्ञापन के होर्डिंग भी लगे हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं दिनों तमाम मैगजीनों में भी वो विज्ञापन दिखाई देते हैं, और उसी दरमियान उससे संबंधित पैम्पलेट और बैनर इत्यादि भी तमाम दुकानों में और अन्य स्थानों पर नजर आने लगते हैं। ये सारी चीजें एक मीडिया प्लानिंग के तहत की जाती हैं, एक विशेष योजना के तहत की जाती हैं, क्योंकि यदि विज्ञापन ऐसे समय पर दिया जाएगा जबकि उस उत्पाद की बिक्री होती ही ना हो, तो वो एक वेस्टेज है। यदि वह विज्ञापन ऐसे स्थानों में दे दिया जाए जहां उस उत्पाद को खरीदने वाले लोग ना हो, तो भी यह वेस्टेज है। यदि यह विज्ञापन ऐसे लोगों के बीच में दे दिया जाए जो उस उत्पाद का प्रयोग ही ना करते हो, तो भी यह एक वेस्टेज है। इन सब से बचने के लिए मीडिया प्लानिंग का बहुत बड़ा महत्व है, और हमेशा यह निर्धारित करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि हमारा विज्ञापन हमारे टारगेट ऑडियंस तक सही समय पर, सही वक्त पर पहुंच सके, जब वो
उसको देखें, उसमें इंटरेस्ट लें, उसमें रुचि लें और उसके बाद वो संबंधित उत्पाद को खरीदें। तो उत्पाद की खरीद, उत्पाद की लोकप्रियता मीडिया प्लानिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसके साथ ही हम विज्ञापन में आचार संहिता क्या हो इसकी चर्चा करेंगे। विज्ञापन में आचार संहिता से हमारा मुख्य तात्पर्य यह है कि पहली बात यह कि विज्ञापन भ्रामक नहीं होने चाहिए। विज्ञापनों में अक्सर इस बात की शिकायत की जाती है कि वे विज्ञापन भ्रामक होते हैं। उनमें जो बातें बताई जाती हैं, उसमें जो कुछ दर्शाया जाता है, जब एक्चुअल उत्पाद होता है उसमें वो चीजें नहीं पाई जाती, या उत्पाद घटिया प्रकृति के हो सकते हैं जबकि विज्ञापन में उन्हें बहुत बेहतरीन दिखाया गया हो। दूसरी बात है, बहुत से उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिन्हें प्रयोग करने में विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। विज्ञापन में इस बात का उल्लेख होना भी आवश्यक है कि उस उत्पाद को कौन लोग प्रयोग में ला सकते हैं, किनके द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए और उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए, यह जानकारी दिया जाना भी आचार संहिता ही है। साथ में विज्ञापनों को इस प्रकार का न बनाया जाए कि जिससे जो सॉफ्ट टारगेट कहलाते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या वृद्धजन हैं, उससे अनावश्यक रूप से उसके भ्रामक दावे में आ जाएं, अनावश्यक रूप से उसके द्वारा किए जाने वाले दावों में आकर के उस उत्पाद को खरीद लें जबकि वो उत्पाद उनके लिए उतना उपयोगी न हो। यह भी एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनों को इस प्रकार का न बनाया जाए कि जिससे उनमें अश्लीलता का पुट आए। यह भी एक आचार संहिता है, क्योंकि विज्ञापन मास मीडिया में जाते हैं, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, जिन्हें कि लोग अपने परिवार के साथ देखते हैं, जो सामूहिक रूप से एक परिवार के बीच में जाते हैं। ऐसे में उनमें अश्लीलता का पुट नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों के अतिरिक्त विज्ञापन करने का एक तरीका एंडोर्समेंट भी है, जिसमें कि कोई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार, कोई खिलाड़ी या कोई इस प्रकार का व्यक्ति जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वो किसी उत्पाद का प्रयोग एक मॉडल के रूप में न करके उसके एक प्रचारक के रूप में इस प्रकार करता है कि वह यह कहता है कि उसने स्वयं उस उत्पाद का प्रयोग किया है, वो उससे संतुष्ट है और वो आपको भी उस उत्पाद को प्रयोग में लाने की सलाह देता है। इस प्रकार की सलाह एक प्रकार का एंडोर्समेंट माना जाता है। यह केवल विज्ञापन नहीं है बल्कि यह एक सिफारिश भी है साथ में, और आप उस सेलिब्रिटी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उस उत्पाद को खरीद लेते हो और बाद में यह पाया जाता है कि वह उत्पाद आपके लिए उतना उपयोगी नहीं था जितना कि उस सेलिब्रिटी द्वारा बताया गया। अनेक विकसित देशों में इस बात की परंपरा रही है कि जो भी सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार या बड़े खिलाड़ी या ऐसे कोई सेलिब्रिटी स्वयं जिस उत्पाद का प्रयोग नहीं करते हैं, वे एंडोर्समेंट के रूप में उस विज्ञापन का प्रचार नहीं करते। एक मॉडल के रूप में विज्ञापन का प्रचार करना अलग बात है, एंडोर्समेंट यानी सिफारिश के रूप में किसी उत्पाद का प्रचार करना बिल्कुल अलग बात है। तो वे अक्सर उन विज्ञापनों का एंडोर्समेंट या सिफारिश नहीं करते जिनका उन्होंने स्वयं में वास्तव में उपयोग न किया हो और जिनसे वे स्वयं संतुष्ट न हुए हों। हमारे देश में भी एक दो उदाहरण ऐसे देखने को मिले जब बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी गोपीचंद पुलेला और फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने ऐसे कुछ उत्पादों का एंडोर्समेंट विज्ञापन करने से मना कर दिया जिनका वे स्वयं प्रयोग नहीं करते थे। यहां तक कि गोपीचंद पुलेला ने तो अनेक ऐसे शीतल पदार्थों का विज्ञापन एक मॉडल के रूप में करने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने यह कहा कि उनका मानना है कि ये शीतल पदार्थ जो दावा करते हैं जिस प्रकार का, वे दावे उनकी नजर में भ्रामक हैं, एक मॉडल के रूप में वो इनका प्रचार नहीं कर सकते, और उन्होंने करोड़ों के इसके ऑफर को ठुकराया भी। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज, बहुत से फिल्म स्टार, खिलाड़ी इस प्रकार के उत्पादों का उनका एंडोर्समेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि जिनको विज्ञान सहमति नहीं देता है, वैज्ञानिक आधार पर उनसे किए जाने वाले उपचार संभव नहीं है, लेकिन हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसी खासकर दवाओं का या इस प्रकार के उपचारों का एंडोर्समेंट करते देखे जाते हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहे जा सकते। तो ये सारी चीजें विज्ञापन में आचार संहिता के खिलाफ मानी जाती हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा कड़ाई से पालन हमारे देश में होता नहीं है, लेकिन विज्ञापन देते समय, विज्ञापन बनाते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाज पर
किसी भी रूप में उसका गलत प्रभाव न पड़े या उन उत्पादों के द्वारा किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो।